Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from two important newspapers, that is Hindu and Indian Express. So I'll try to cover the most important news of the day, and additionally I'll be supplementing the content with some relevant information that can help you in prelims and mains examination. So let's get started with the topic first. Today is 3rd of March. The first is India-Japan back in Sri Lanka port project. The second is TDS exemptions to Indian firm. थर्ड, प्राइवेट हॉस्पिटल रोल एज ए कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, जो CWC है उसमें प्राइवेट होल की, खास करके अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें उनकी क्या अहम रोल है, विल सी दैट. द सेकेंड लास्ट टॉपिक इज म्युनिसिपल बजट फॉर द रियल डिफरेंस, एंड द लास्ट इज मर्जर ऑफ LSTV RSTV into the Sunset TV. Apart from this, there are some MCQs question at the end of this session so that you can practice some question for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started with the first topic or article. Let's talk about India-Japan back in Sri Lanka port project. So अभी recently श्रीलंका ने इंडिया और जापान के साथ जो वेस्टर्न कॉरिडोर में उनकी जो चल रही थी वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल पे, उसको कैंसिल किया था. बट अगेन इंडिया एंड जापान इज गोइंग टू ज्वाइन दिस. सो जो वेस्ट कंटेनर टर्मिनल है, ऑल्सो नोन एज WCT, इसके बारे में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट and also important for your general studies paper too. So in the latest announcement, India and Sri Lanka officially confirmed that it will develop the waste container terminal, WCT के नाम से इसको जाना जाता है. This is in the Colombo port and India and Japan is going to join this project. Initially ये start की गई थी इंडिया, जापान और श्रीलंका के बीच में. Now the decision come after the month when Rajapaksa government has ejected two partners. The two partners means here India and Japan, right? तो 2019 में ये त्रिपाठी एग्रीमेंट को साइन किया गया था. दिस वाज बीइंग टू डेवलप द ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, जो वहाँ पे खास करके कोलंबो पोर्ट में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल्स हैं और वेस्ट कंटेनर टर्मिनल्स हैं, उनको एक रेजिस्टेंस देने के लिए, फॉरेन इन्वॉल्वमेंट करने के लिए इस तरह के प्रॉपर इनिशिएटिव ली गई थी श्रीलंका गवर्नमेंट की तरफ से. Now, what the High Commission said, इंडिया की अगर हाई कमीशन की बात करें, they have approved Adani ports. So Adani port would be taking all the activities in that particular region, and it was to invest in the ECT port, जो ईस्टर्न कॉरिडोर टर्मिनल है. वहाँ पे अडानी पोर्ट ने ऑलरेडी पहले से सैंक्शंस किए हुए थे और उनका पूरा प्लान था कि दे वुड बी इन्वेस्टिंग देयर. बट आफ्टर द कैंसिलेशन ये चीज़ों को रोक दिया गया था. एंड जापान इज येट टू अनाउंस द नेम ऑफ द इन्वेस्टर. ऑफिशियली जो जापान की गवर्नमेंट है उन्होंने किसी को भी इन्वेस्टर नहीं बनाया है. दे वुड बी सून कमिंग अप, बिकॉज ये जिस तरह से डिले हुई थी, इजेक्शन हुई थी, उसके बाद दे हैव नॉट टेकन इट सीरियसली. Neither India nor Japan has officially commented on the offer. अभी तक दोनों गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, बट द श्रीलंका गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी कंफर्म इट. Right now, both India and Japan has expressed displeasure about the Colombo unilaterally pulling out 2019 agreement. So इंडिया और जापान का ये कहना था, बोथ इंडिया एंड जापान हैज कैटेगोरिकली सेड कि जिस तरह के एग्रीमेंट में जो क्लॉजेस थे, वहाँ पे ये क्लॉजेस थे कि आप जिस कंपनी के साथ टाई अप करते उसके साथ कैंसिलेशन नहीं कर सकते. कुछ टर्म्स कंडीशंस थे, एक्सेप्शंस थे, जिसको श्रीलंका ने अपने पावर के तौर पे यूज़ किया. एंड इट वाज बीइंग सेड कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना दिस डिसीजन वाज टेकन. एक्सपर्ट का ऐसा कहना है कि चाइना के खास करके डोमिनेंस में आकर के श्रीलंका ने इस तरह का डिसीजन लिए. बट बीइंग द इमीडिएट नेबर, इट बिकम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ श्रीलंका दैट दे शुड कंटिन्यू विद इंडिया एंड जापान. Now the second news, TDS exemptions to Indian firm. This is important for your general studies paper 3, Indian economies and issues related to planning. So what news is coming like कि जो TDS exemptions हैं खास करके इंडियन फर्म्स में, वो exempt होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है. So recently the Supreme Court has said that the tax deductible at source, it's also known as TDS, tax डिडक्टेबल एट सोर्स. कई बार अगर आप कई ऑफिस में या आपने किसी जगह पे काम किया है फ्रीलांस के तौर पे, तो आपकी TDS डिडक्शन होती है, वहाँ पे 10% की डिडक्शन की जाती है TDS में. सो यहाँ पे ये बताई गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, अब TDS की जो डिडक्शंस हैं इंडियन कंपनीज को, जो कि फॉरेन सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करेंगे या फिर रीसेल करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, एंड यूजर तक उन्हें TDS डिडक्शन नहीं करनी पड़ेगी, राइट, टिल एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट. सो दिस इज अ ग्रेट for Indian firm, and basically this would benefit a lot of जो जितने भी इंडियन कंपनीज उनको इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा. Now the court said, कोर्ट ने ये कहा कि considering the paid by the term, use of the cell for the computer software cannot be considered as a payment of royalty. ये एक तरह से royalty consider नहीं की जा सकती है for the use of copyright in the computer software.
सो दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली स्टेटेड. इस वजह से अभी जो एग्जेम्पशंस हैं TDS में वो दिए गए हैं. Now, ruling will lower the cost of software purchase, खास करके इंडियन फर्म्स में जो सॉफ्टवेयर परचेज होती है ओवरसीज सेल करने में, and may choose the lower price taking advantages and the tax relief. Definitely 10% is a अगर आप मोटे अमाउंट में देखोगे, if you talk about the large amount, 10% is something which also has a substantial contribution, right? Even the software firms like IBM, अगर बात करें IBM है, Samsung Electronics, G India, Hewlett Packard, HP के नाम से जिसको जाना जाता है, and Mphasis and other company as a software importers for the large scale in India among the principal beneficiaries. तो ये कुछ ऐसे कंपनीज होंगे जिनको सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा. Now, talking more about the judgment, how it is going to impact other section as well. तो judgment जो base थी on the across appeal filed by the revenue authorities, जहाँ पे उन्होंने कुछ important चीजों को access किया था, question किया था whether money paid by the Indian buyers to the foreign non-resident software supplies to accounting the royalty, and thus the tax was deductible under the section of 195 of Income Tax Act. उसके अंदर TDS को डिडक्ट किया जाता था. तो इसमें exemptions की बात की गई थी revenue authorities के द्वारा, and the court said that the payment of royalty is made only for exclusive for the copyright work. और सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि अगर कोई भी ऐसी काम है जिसमें रॉयल्टी होती है और एक्सक्लूसिव कॉपीराइट वर्क का होता है, सो they would be not considering that as well. Now coming to the other news, private hospital role as COVID vaccination centers, because seeing that country's population और जिस तरह से vaccination के phase 2 start हो चुके हैं, और खास करके जिनको पहले vaccination लगी थी उनके दूसरे डोज की भी vaccination start होने वाली है इंडिया में, तो उस चीज़ को देखते हुए definitely we need the manpower, and to suffice that need, the private hospital role become very critical. तो इस वजह से General Studies Paper 2 issues related to development and management of health, and this can be an important for your General Studies 4 as well. आपके ethics के पेपर में केस स्टडी के तौर पे भी इस तरह का सवाल पूछे जा सकते हैं. Now, the Health Ministry has urged the state to utilize 100% capacity of the private hospital for the functioning as COVID vaccination center. जो CWCs हैं, खास करके जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनको सारे स्टेट गवर्नमेंट पोटेंशियली यूटिलाइज करे ताकि जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है उसको और ज़्यादा बूस्ट किया जा सके और ज़्यादा स्पीड अप किया जा सके. So the Health Ministry has said, the Health Minister himself said that the private hospital are not under the Ayushman Bharat प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेंटर, तो एंड द स्टेट कोविड सेंटर कैन बी यूटिलाइज फॉर द CVC. ऐसे हॉस्पिटल जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की CGHS प्रोग्राम है, राइट, स्टैंड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, अगर उसके अंदर नहीं आती है, स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अंदर नहीं भी आती अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, तो भी उनको अब CVC कंसिडर कर सकते हैं. ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री के गाइडलाइन में या डायरेक्टिव्स में बातें कही गई है. Now, there is no shortage of vaccines. Adequate vaccines and the doses are allocated to the hospital as functioning of the CVC. तो जितने भी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उसमें किसी भी तरह की वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं है. गवर्नमेंट हैव एम्पल सप्लाई, एंड द बेस्ट पार्ट इज एवरीथिंग, द डोजेज दैट इज बीइंग यूज्ड इज एन इंडिजियसली डेवलप्ड इन इंडिया. 2 वैक्सीन है हमारे पास, फर्स्ट इज कोविशील्ड एंड अदर इज कोवैक्सीन, राइट. तो ये दोनों वैक्सीन इंडिया में डेवलप हो रही है, एक हैदराबाद में, दूसरा पुणे में. व्हाट इज बीइंग डेवलप्ड बाय द भारत बायोटेक एंड अदर बाय खास करके जो हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है SII, वो डेवलप कर रही है, राइट. तो दीज आर द पॉइंट्स हियर. Now, instructions to private hospital. The main concern for the government is with regards to the buffer stock. ये कहा गया कि कोई भी private hospital buffer stock नहीं करेंगे. If they found, they would be taken with some stringent actions. और खास करके जो प्राइजेस को लेकर के गवर्नमेंट ने भी कैपिंग की हुई है 250 रुपीज. दिस इज फॉर सिंगल डोज एंड टोटल डोज विद कॉस्ट यू 500 रुपीज, राइट. सो दिस इज अ प्राइस कैपिंग कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट ने ये भी इंस्ट्रक्ट किया है प्राइवेट हॉस्पिटल को, इफ यू आर गोइंग बाय द वैक्सीनेशंस, आपको कुछ मिनिमम फैसिलिटीज देनी होगी पेशेंट्स को, राइट. सो दैट इंक्लूड सिटिंग्स, वाटर, प्रॉपर साइनेज एंड अदर जो भी एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं खास करके वैक्सीनेशन के बाद, उन सारी चीज़ों को आपको देखना होगा, क्राउड मैनेजमेंट करना होगा. ये सारे जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स हैं दैट हैज़ टू बी एडिक्वेटली मेजर्स. ऐसा नहीं है कि आप वैक्सीनेशन प्रोसेस कर रहे हैं और आपने काफ़ी लोगों की भीड़ लगा रखी है. सो देयर नीड टू हैव एडिक्वेट सोशल डिस्टेंसिंग एंड एट द सेम टाइम जितने भी बेसिक एमिनिटीज फैसिलिटीज़ होने चाहिए कस्टमर्स के लिए, पेशेंट्स के लिए, वो ज़रूर हो वहाँ पे. Now, beside this, the state and UT in consultation with the private hospital should open the vaccination slots for 15 days to month announced as a part of the timetable. So accordingly, they would be taking some
इनिशिएटिव जहाँ पे स्लॉट्स बनाए जाएंगे। ऑलरेडी देयर इज कोविन 2 ऐप, अगर आपको पता नहीं है या आप किन्हीं लोगों को बताना चाहते हैं तो उनको कोविन ऐप 2.0 के बारे में बताएं, वहाँ पे आप वो रजिस्टर कर सकते हैं। और जो भी लोग 60 ईयर्स के प्लस हैं या फिर अगर कोमॉर्बिड के कैटेगरीज में हैं आप, तो यू शुड बी अंडर 45 to 59, राइट। इस कैटेगरी में जो लोग कोमॉर्बिडिटीज हैं, खास करके कोमॉर्बिडिटीज वाले जो लोग हैं जिनको एक से ज़्यादा अधिक बीमारी है, तो कोमॉर्बिड कैटेगरीज के लिए 49 to 59 की एज है, 45 to 59, एंड 60 प्लस नॉर्मल लोग कोविन में रजिस्टर करके अपने हॉस्पिटल चूज करके अकॉर्डिंगली वैक्सीनेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ मर्जर ऑफ Lok Sabha TV and Rajya Sabha TV into the Sansad TV. All of you who are preparing for civil services must be aware of this TV. These two are very good TV. Content was काफ़ी ज़्यादा relevant है, चाहे राज्य सभा टीवी की वर्ल्ड पैरानोमा हो, टू द पॉइंट हो, या फिर खास करके बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि हेल्प करते हैं स्टूडेंट को जनरल स्टडीज पेपर 2 और 3 में। तो अब उस टीवी को मर्ज करके सनसेट टीवी बनाया गया। आई हैव कंसीडरिंग दिस न्यूज़ बिकॉज आई थिंक दिस वाज इंपॉर्टेंट। आप एग्जाम्पल के तौर पे कई बार कोट कर सकते हैं मेंस पेपर में इसको। नाउ द पैनल विच कॉन्स्टिट्यूटेड सम मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट सजेस्टेड कि जो पार्लियामेंट की जो 2 टीवी है उनको एक में मर्ज कर देना चाहिए और उसका नाम सनसेट टीवी रखना चाहिए। So the presiding officer of the Rajya Sabha and the Lok Sabha accepted the जो हमारी LS TV और राज्यसभा टीवी की जो मर्जर है उसको सिंगल टीवी सनसेट टीवी के नाम पे उन्होंने अप्रूव कर दिया है। ना रवि कपूर ही इज गोइंग टू बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर अ ईयर फॉर दिस। सो ये क्वेश्चंस कई बार खास करके वैसे एग्जामिनेशन जो कि सिविल सर्विसेज के अलावा अगर आप बैंकिंग या कोई स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स दे रहे हैं तो वहाँ पे दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ना पैनल ने क्या रिकमेंडेशंस दी थी? सो पैनल ने ये रिकमेंड किया था कि जो प्रोटोकॉल्स है जो उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। उसमें जो डिसीजन ली गई थी पैनल की, उसके चेयरमैन थे प्रसार भारती के जो फॉर्मर चेयरमैन थे, ही वाज द मेन चेयरमैन ऑफ दिस पैनल एंड द रिकमेंडेशन वाज गिवन बाय हिम हिमसेल्फ। और ही कंसल्टेड सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और उन्हें सजेशंस दिया कि एक चैनल होनी चाहिए जिसका नाम होगा सनसेट टीवी। Now, the panel has also submitted its report in June last year, but because of the COVID-19, the decision could not be taken. But after the unlocking process has continued, government ने इनके सारे recommendations को approve कर दिया and they are implementing that. Now, 2 platform बनाई गई है for live telecast, one for Lok Sabha and other for Rajya Sabha. So Sunset TV 1 होगी, Sunset TV 2 होगी, जो कि accordingly हिंदी और इंग्लिश में ब्रॉडकास्ट करेगी अलग अलग सेशन को अलग अलग टाइम पे। For Rajya Sabha, there would be Sunset TV. For Lok Sabha, there would be Sunset 2 TV. And the panel has suggested कि जो Sunset TV है, that could be a 2 platform to telecast the proceeding of Lok Sabha and Rajya Sabha sessions. However, no decision has taken yet. इसमें ये recommendations हैं, 2 platform की बात की गई है। अभी इसमें approval नहीं मिली है. It is still not approved by the government. It has yet to be approved. Right? Now, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की कवरेज भी करेगी जो हमारी सनसेट टीवी होगी। दे वुड बी ऑल्सो कवरिंग द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दैट वुड बी डन बाय द एमपीज और एमएलएस। सो वेरियस बेसिकली दे वुड बी मोर कंसर्न ऑन द एमपीज बिकॉज जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट लोकसभा हों या राज्यसभा के जितने एमपीज हैं उनके कुछ अगर इंपॉर्टेंट फंक्शंस की जा रही है उनके पर्टिकुलर एरिया में या फिर उनके डेवलपमेंट एरिया में, तो उन सारे चीज़ों की जो अच्छे गुड वर्क होंगे जो कि एग्जाम्पल सेट हो सकते हैं उनको भी टीवी में टेलीकास्ट किया जाएगा। सो दिस इज विथ रिगार्ड्स टू द extracurricular activities that would be covered under the Sunset TV. Now the last topic, this is from Indian Express. It talks about municipal budget for the real difference, and it is very important for your general studies paper 3, and a question can be asked in the general studies paper 4 as well. Ethics के paper में भी कई बार ये बहुत relevant है। So the union budget which lays out the recipient of expenditure proposal for the government of India, यूनियन बजट होती है जो कि ब्रॉडली ये हमें बताती है कि किस किस चीज़ में किस किस तरह से एलोकेशंस होंगे, और हमारी 30 स्टेट गवर्नमेंट है जो कि अपना बजट खुद देती है। तो यहाँ पे इस एडिटोरियल के थ्रू ये बताया गया, दे वांट टू टेल यू कि फॉर अस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे म्यूनिसिपल बजट होते हैं, जो स्टेट्स के बजट होते हैं, दैट इज डेफिनेटली इम्पैक्टिंग अस अ मोर लॉट कंपेयर टू द यूनियन बजट। तो बजट डज मैटर टू अस, बट जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो चाइल्ड है, जो कलीग्स हैं, उनके लिए जो सिटी बजट है, जो स्टेट्स की बजट है, म्यूनिसिपल की बजट है, दैट इज मोर रेलिवेंट। हमें इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बट वी डेफिनेटली इग्नोर दिस। देयर इज नो अटेंशन इन मीडिया विथ रिगार्ड्स टू द स्टेट बजट विच इज एक्चुअली इम्पैक्टिंग योर डेली लाइफ। तो जो चीज़ें डेली लाइफ में इम्पैक्ट कर रही है, पहले हमें उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है।
Now, how important is the municipal budget? आप पूछेंगे किस तरह से municipal budget important है. So municipal budget cover the important aspects. अगर कोई एक individual है तो उससे ये पूछा जाना चाहिए कि are we able to breathe clean air? Because जहाँ पे हम रह रहे हैं उसकी जिम्मेवारी वहाँ की राज्य सरकार की है. The state government is responsible to take care of entire facilities that is being provided to the citizen of this country. The second is, did we get the clean water? Our taps is getting there. Garbage clean हो रही है properly time पे. प्रॉपर सैनिटेशन वर्क्स हैं, टॉयलेट प्रॉपर क्लीन हो रहे हैं, पब्लिक स्पेसेस में सारी चीज़ें हैं, वाटर डिस्पोजेबल के लिए प्रॉपर जो सेफ्टी नॉर्म्स है वो फॉलो किए जा रहे हैं. आर चिल्ड्रेन आर पेरेंट्स एबल टू वॉक ऑन स्ट्रीट एंड एंजॉय द पब्लिक स्पेसेस? जो पब्लिक स्पेस है, जो पार्क हैं, जो बेसिक एमिनिटीज़ होनी चाहिए किसी भी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के लिए, क्या वो चीज़ें हैं? ये सारी चीज़ें किससे डिटरमिन होती है? दिस ऑल थिंग्स आर डिटरमिन by the municipal budget. So this is the reason that municipal budget is very important for an individual who is residing in particular area, a particular city, district or states. Now citizen engagement की अगर बात करें, we need greater degrees of citizen engagement, जहाँ पे media engagement is equally important and budgets should be instrumenting the real change or the neighboring the ward level. और अगर प्रेजेंट की बात करें, सो द म्युनिसिपल लॉज डज नॉट प्रोवाइड फॉर सिटीजन पार्टिसिपेशन इन बजट, ट्रांसपेरेंसी इन सिविक वर्क और अदर टेंडर्स, राइट. माई सिटी माई बजट कैंपेन ऑलरेडी की गई थी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स में लाइक बेंगलुरु एंड मंगलुरु. विशाखापट्टनम स्टेट्स हैं जहाँ इन्होंने कोलैबोरेट किया था ताकि जो नेबरिंग कम्युनिटीज़ हैं उनने भी इसमें हेल्प किया, ताकि खास करके उस एरिया के जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं, फुटपाथ्स हैं, गार्बेज डंप्स हैं, रोड एंड ड्रेन्स हैं, इनको पूरी तरह से दुरुस्त किया जा सके. जो सिविल एमिनिटीज़ है दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन. एंड द इनपुट्स वर ऑल्सो रिव्यूड एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सिटी बजट. तो बाद में ये सारी चीज़ों को सिटी बजट में एलोकेट दी गई, इनके लिए अलग से बजट के एलोकेशंस किए गए ताकि इन चीज़ों को अच्छे से सुधारा जा सके. Now this is insignificant because government system allocating budget for the first step toward getting a piece of work done. Until unless you have finances, आपके पास अगर फाइनेंसिंग ही नहीं होगी तो आप काम कहाँ से करेंगे? पैसे चाहिए होते हैं किसी भी चीज़ को एलोकेट करने के लिए, उस पर काम करने के लिए, वर्कफोर्स को लगाने के लिए. सो बजट इज़ वेरी मच नेसेसरी. और ये सारी चीज़ों पे ध्यान देने के बावजूद, खास करके जब उस पर ध्यान दिया गया, येलो स्पॉट्स बनाए गए जो खास करके पब्लिक यूरिनेशन स्पॉट्स भी होते हैं, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया, पब्लिक स्पॉट, फूड पार्ट, गार्बेज डंप पे, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए अलग से बजट भी एलोकेट किए. नाउ दे आर वर्किंग वेरी फाइन. नाउ व्हाट इज वे फॉरवर्ड? अनलाइक द यूनियन बजट जो हमारी म्युनिसिपल बजट है, दैट इज नॉट जस्ट अ फाइनेंशियल और लीगल डॉक्यूमेंट, इट कैन एन इनेबलर फॉर द ग्रास रूट डेमोक्रेसी. खास करके हमारे टेंजिबल चेंज है, कम्युनिटीज पर्टिकुलरली चिल्ड्रन, वुमेन और अर्बन पुअर, ये सारे लोगों को मदद करेगी. किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए नहीं की जा रही है, बट ओवरऑल पूरी होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी उस शहर के लिए. Now the communities and media in the cities need to encourage more deeply with municipal budget, right? So municipal budget is required definitely to overcome the amenities. जो भी हमारे ज़रूरतें हैं, जो बेसिक amenities है, वो हर सिटीजन को मिले. ये कौन चीज़ें इंश्योर करेगी? ये इंश्योर करेगी म्युनिसिपल बजट, राइट. सो इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट कि जो हमारी खास करके क्लैरिटी या फिर हमारे जो प्रायोरिटी है वो म्युनिसिपल बजट से इंश्योर होंगे, ना कि सेंट्रल बजट से. यूनियन बजट एक ओवरऑल परस्पेक्टिव है, बट म्युनिसिपल बजट इज impacting our daily life, right? So this is what has been talked about in this editorial. Now moving to the MCQs question. The first question is from प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना. आपको बताना है इसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है. ब्यूरो ऑफ फार्मा ऑफ इंडिया इज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द PMBJP. Or the scheme aims to bring down the healthcare budgetary for the citizen of this country, providing quality generic medicine at affordable price. So बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा ट्रिकी है. आपको बताना है कौन से करेक्ट ऑप्शन है, A, B, C और D. So whatever you feel is the correct answer, you can write your answer in the comment section down below. Now the second question, consider the following statement with regards to Global Bio India 2021. The initiative was launched by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. And the theme for this year is transforming lives with a tagline of the biosciences to bioeconomy. So you have to consider there might be some level of confusion that can arise in your mind. So do sure you can write the correct answer और participate करें. अपने answers आप इस वीडियो के comment section में जाकर के ज़रूर लिखें, participate करें ताकि जो आने वाले prelims examination में उसमें आपकी performance काफ़ी अच्छी हो सके, right? And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, do not forget to give thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Thank you so much for listening.